अंजलि एक बैंक में सीनियर क्लर्क थी। हर महीने की आखिरी तारीख को जब उसके मोबाइल की स्क्रीन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज चमकता तो अंजलि के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ जाती। लेकिन वह मुस्कान ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही वह सैलरी सिर्फ उसकी ही नहीं रह जाती थी। रसोई से चाय का कप थमाते हुए सास निर्मला जी कहती, बहू इस बार जरा जेठ जी के बच्चों की स्कूल फीस भर देना, उनके पापा का काम थोड़ा मंदा चल रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुर जी कहते, अंजलि बेटा इस महीने घर का पेंट होना है, एडवांस देना पड़ेगा। और रात को कमरे में पति विकास कहता, सुनो अंजलि मुझे कार की अगली 3 किस्तें एडवांस में जमा करनी हैं, इस बार अपनी सैलरी से एडजस्ट कर लेना। अंजलि बस जी ठीक है कहकर मुस्कुरा देती। सुबह 6 बजे उठकर पूरे घर के लिए खाना बनाना, सबको स्कूल ऑफिस के लिए विदा करना, फिर खुद तैयार होकर भागते हुए लोकल ट्रेन पकड़ना और शाम को थक कर लौटने के बाद फिर से रसोई संभालना। यह अंजलि की रोज़ की दिनचर्या थी। लेकिन घर के किसी सदस्य ने कभी यह नहीं पूछा कि अंजलि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। एक दिन ऑफिस में काम करते समय अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज सिर दर्द और चक्कर आने के कारण उसे आधे दिन की छुट्टी लेकर घर लौटना पड़ा। जब वह घर पहुंची तो निर्मला जी अपनी सहेलियों के साथ बैठक में बैठी थी। अंजलि को देखते ही उन्होंने कहा, अरे बहू आज जल्दी आ गई, अच्छा हुआ, जरा सबके लिए शिकंजी बना ला, बड़ी गर्मी है। अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी सिर में बहुत तेज़ दर्द है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। निर्मला जी का मुंह बन गया। हम आजकल की लड़कियों को जरा सा काम करो तो सर दर्द होने लगता है, हमारी उम्र देखो कभी आराम नहीं मांगा। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को विकास आया। उसने अंजलि को सोते हुए देखा तो जगा कर बोला, अंजलि रात के खाने में क्या बना है, बहुत भूख लगी है। और हाँ वो जो मैंने नई बाइक देखी थी उसका डाउन पेमेंट कल करना है, पैसे ट्रांसफ़र कर देना। अंजलि ने कंबल हटाते हुए विकास की तरफ देखा। उसकी आंखों में बुखार की तपिश थी और दिल में एक गहरा दर्द। उसने पूछा, विकास क्या तुमने मुझसे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है? विकास ने थोड़ा झेपते हुए कहा, अरे माँ ने बताया कि तुम्हें सिर दर्द है, अब ठीक हो जाएगा, दवाई ले लो। लेकिन बाइक का ऑफ़र कल ख़त्म हो रहा है, वो ज़रूरी है। अंजलि को उस रात समझ आया कि इस घर में उसकी हैसियत एक कमाऊ मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी सेहत, उसकी थकान और उसकी भावनाओं की किसी को कोई परवाह नहीं थी। अगले ही दिन अंजलि के भाई का फ़ोन आया। भाई ने बताया कि पिताजी की पुरानी दुकान की छत गिर गई है और उसे ठीक करवाने के लिए कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। अंजलि ने तुरंत कहा, तू चिंता मत कर भाई, मैं शाम तक पैसे भेजती हूँ। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे, अंजलि ने मेज़ पर एक डायरी रखी। यह उसकी पिछले 3 सालों के खर्चों का हिसाब था। अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, विकास इस महीने मैं घर के किसी भी फालतू खर्च में पैसे नहीं दे पाऊँगी। मुझे पिताजी की दुकान ठीक कराने के लिए पैसे भेजने हैं। यह सुनते ही निर्मला जी के हाथ से निवाला छूट गया। यह क्या बात हुई बहू, ब्याही हुई बेटी मायके में पैसे भेजेगी, फिर हमारे इस घर के खर्चों का क्या होगा? जेठ जी के बच्चों की फीस, तुम्हारी गाड़ी की किस्त। ससुर जी ने भी चश्मा ठीक करते हुए कहा, बहू शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल होता है, तुम्हें यहाँ की ज़रूरतों को पहले देखना चाहिए।
अंजलि ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली। माँ जी, ससुर जी, पिछले 3 साल में मैंने इस घर के राशन से लेकर जेठ जी के बच्चों की फीस, घर की पुताई और विकास की कार की किस्तों तक अपनी कमाई का एक एक रुपया लगाया है। इन 3 सालों में मैंने अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। तब किसी को नहीं लगा कि यह सिर्फ मेरा फ़र्ज नहीं है, और आज जब मेरे पिता को ज़रूरत है तो मुझे मायके और ससुराल का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास ने बात काटने की कोशिश की। अंजलि, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बतंगड़ मैं नहीं बना रही विकास। अंजलि की आवाज़ में इस बार एक अलग ही मजबूती थी। आज से मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा सीधे मेरे माता पिता के पास और मेरी पर्सनल सेविंग में जाएगा। बाकी के आधे हिस्से में से घर की ज़रूरी खर्चों में मदद करूंगी। फिजूल खर्ची और दूसरों की जिम्मेदारियां अब मैं अपनी सैलरी से पूरा नहीं करूंगी। निर्मला जी ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो यह घर तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलेगा। अंजलि ने उठते हुए कहा, तो ठीक है माँ जी, कल से मैं रसोई का काम भी नहीं करूँगी और घर के खर्चों में भी हिस्सा नहीं दूँगी। आप लोग अपनी समझदारी से घर चला लीजिए। आखिर मेरी कमाई की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। अंजलि अपने कमरे में चली गई। 3 दिन तक घर में तनाव रहा। किसी ने अंजलि से बात नहीं की, लेकिन अंजलि भी इस बार डिगी नहीं। वह समय पर ऑफिस जाती और आकर अपने कमरे में किताब पढ़ती। चौथे दिन विकास को एहसास हुआ कि अंजलि के बिना न सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा था, बल्कि घर की रौनक और व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शाम को अंजलि के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई और एक सुंदर सी घड़ी लेकर आया। विकास ने अंजलि के पास बैठकर कहा, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, हमने हमेशा तुम्हारी कमाई को अपना हक समझा, लेकिन तुम्हें कभी वह सम्मान और आराम नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। तुम्हारी तनख्वाह से पहले इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे पिताजी के पैसे मैंने अपनी सेविंग से भेज दिए हैं और आगे से तुम्हारी सैलरी पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। निर्मला जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर अंजलि के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, हमें माफ़ कर देना। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में हम तेरी पहचान ही भूल गए थे। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान वापस पाने की खुशी के थी। उस दिन के बाद सैलरी आने पर घर में फरमाइशों की लिस्ट नहीं बनती थी, बल्कि सब मिलकर पूछते थे, अंजलि, इस बार तुम्हें अपने लिए क्या लेना है? आरती के हक मांगने के बाद घर का माहौल तो सुधर गया था, लेकिन असल परीक्षा तब होनी बाकी थी जब यह बदलाव सिर्फ बातों से निकलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढलने वाला था। अगले महीने की 30 तारीख आई। आरती के फ़ोन पर फिर से सैलरी का मैसेज आया। इस बार आरती के मन में कोई घबराहट नहीं थी। शाम को जब वह कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि जेठानी साधना जी रसोई में चाय बना रही थी। आरती को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गई छोटी, हाथ मुंह धोकर आ, गरम चाय तैयार है। आरती को अजीब सा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। चाय पीते समय ससुर दीनानाथ जी ने कहा, आरती बेटा, तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत अब कैसी है? शहर के अस्पताल से छुट्टी मिल गई उन्हें? आरती ने चाय का कप रखते हुए कहा, जी बाबूजी, अब वो काफ़ी बेहतर हैं। छोटी बहन काजल कह रही थी कि दवाइयाँ असर कर रही हैं। चलो, बहुत अच्छा हुआ।
दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आरती ने गौर किया कि साधना जी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वह बार बार अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और फिर आलोक की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल घर के खर्चे अब आलोक और जेठ जी की कमाई से चल रहे थे। जेठ जी का बिजनेस वैसे ही धीमा था, इसलिए घर के बजट का पूरा भार आलोक पर आ गया था। आलोक ने आरती से वादा तो कर दिया था, लेकिन हर महीने मिलने वाली एक मोटी रकम अचानक बंद हो जाने से उसके लिए हाथ खींचकर चलना मुश्किल हो रहा था। रात को कमरे में आते ही आलोक ने गहरी सांस ली और कहा, आरती, वो कार का इंश्योरेंस इस महीने ख़त्म हो रहा है। 12,000 रुपये भरने हैं। मेरे पास इस बार पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। क्या तुम? आलोक बात कहते कहते रुक गया। आरती ने आलोक की तरफ देखा और अलमारी से अपना पर्स निकाला। उसने 6,000 रुपये निकाल कर आलोक के हाथ में रख दिए। आलोक, मैंने कहा था कि मैं घर के ज़रूरी खर्चों में आधी मदद करूंगी। यह इंश्योरेंस का आधा हिस्सा है, बाकी का आधा आप संभाल लीजिए। आलोक ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। उसने कहा, आरती, तुम इतनी नाप तौल क्यों करने लगी हो? पहले तो सब कितना आसान था। आरती ने शांति से जवाब दिया, आसान था आलोक, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। पहले जब मैं पूरी सैलरी दे देती थी तब मेरे पास अपनी माँ की दवा के लिए पैसे नहीं बचते थे। आज जब मैं आधा बचा रही हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर पा रही हूँ और घर में योगदान भी दे रही हूँ। अगले दिन रविवार था। दोपहर के समय साधना जी की कुछ सहेलियां और रिश्तेदार घर आए हुए थे। सब लोग बैठक में बैठे थे। तभी साधना जी ने जानबूझकर आरती के सामने बात छेड़ी। क्या बताएं बहन जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं घर को अपना मानती ही कहाँ हैं। अपनी कमाई अलग रखती हैं और घर के खर्चों का पूरा बोझ पतियों पर डाल देती हैं। हमारे समय में तो पति का बटुआ और हमारा बटुआ एक ही होता था। उनकी सहेली ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ साधना, सही कह रही हो। नौकरी करने का यह मतलब थोड़ी ही है कि औरत घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाए। आरती रसोई से पानी का जग लेकर आ रही थी। उसने यह सब सुन लिया। वह समझ गई कि यह तंज उसी पर कसा जा रहा था। आरती चुपचाप बैठक में आई, सबको पानी दिया और वहीं बैठ गई। उसने बहुत ही शालीनता से साधना जी की सहेली से पूछा, चाची जी, एक बात बताइए, अगर आपके घर में बहू नौकरी करती हो और उसकी पूरी तनख्वाह घर के लोग रख लें और जब उसकी खुद की माँ बीमार हो तो उसे इलाज के लिए पैसे मांगने पर ताने सुनने पड़े, तो क्या आप उसे सही मानेंगी? पड़ोस की महिला ने चौंक कर कहा, नहीं, यह तो सरासर गलत है। बहू की कमाई पर उसका और उसके माता पिता का भी हक है। आरती ने मुस्कुराकर साधना जी की तरफ देखा। बस चाची जी, यही बात मेरी जेठानी जी को समझ नहीं आ रही है। मैंने घर की जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा है, बस अपनी कमाई पर अपना हक जताया है ताकि कल को मुझे अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साधना जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी सहेलियां भी समझ गईं कि घर का मामला क्या है और उन्होंने तुरंत बात बदल दी। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो दीनानाथ जी ने आलोक और जेठ जी और साधना जी को बैठक में बुलाया। उन्होंने कहा, आज जो आरती ने कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। साधना, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो आरती का साथ देना चाहिए था। क्या तुमने कभी सोचा कि आरती इस घर के लिए सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करती है? जेठ जी ने भी अपनी पत्नी को टोकते हुए कहा, साधना, आरती की वजह से अब तक हम बेफिक्र थे,
लेकिन अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करूँगा और आलोक भी अपनी फिजूल खर्ची कम करेगा। हम किसी औरत की कमाई पर पूरा घर चलाने की उम्मीद नहीं रख सकते। आलोक को भी अपनी गलती का दोबारा एहसास हुआ। वह आरती के पास गया और बोला, आरती, मुझे माफ़ कर दो। आज जब तुमने सबके सामने इतनी समझदारी से बात रखी तो मुझे गर्व हुआ कि तुम मेरी पत्नी हो। अब से इस घर में सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उस रात आरती जब सोने गई तो उसने अपनी डायरी में लिखा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जब आप झुकना बंद कर देते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने संभल कर चलने लगती है। अब आरती के घर में एक नया नियम बन चुका था। हर महीने की 5 तारीख को बजट की बैठक होती थी, जिसमें सिर्फ फरमाइशें नहीं होती थी बल्कि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करता था। और सबसे बड़ी बात, अब आरती की सैलरी आने पर साधना जी सबसे पहले पूछती थी, छोटी, इस बार शॉपिंग पर कब चल रही हो? अपने लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ खरीद लेना। आरती को आखिरकार उस घर में अपनी पहचान और अहमियत दोनों मिल चुकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।